हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 6 का चैप्टर 2 है, आखट खाक संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो देखिए, हम लोग ऐसा चैप्टर को डिस्कस करेंगे, वो पूरा फुल चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सीटेट में बार बार जिस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एमसीक्यू भी जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरंभिक मानव जो थे ना, वो आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। जैसे कि आपको पता है कि अभी भी लोग जो है ना एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो एक जगह से लोग दूसरी जगह क्यों जाते हैं। मान लीजिए कोई इंडिया से अगर दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है ना, इंडिया से मान लीजिए कोई लंदन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या किस लिए जा रहा है, तो अपना जीवन यापन करने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो उस समय भी क्या होता था, आरंभिक लोग भी एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमा करते थे या क्यों जाया करते थे। तो वो भी इसलिए घूमते थे ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरा कर सके, अपना खाने पीने का इंतज़ाम कर सके। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आखिर खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखिर मतलब क्या होता है, जो कि शिकार करते हैं। क्योंकि उस समय क्या करते थे, अधिकतर लोग जो है वो जानवरों का शिकार क्या करते थे, या आपका जो पेड़ पौधे रहते थे उस पर डिपेंड होते थे। अब मान लीजिए वो किसी एक जगह रह रहे, तो वहाँ पे जितने पेड़ पौधा है, ठीक है, वहाँ पे वो लोग कुछ दिनों तक खा लेते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, तो फिर उसे उन्हें क्या करना पड़ता है, दूसरी जगह घूमना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कभी कभी क्या होता था कि किसी शिकार का शिकार करते हुए उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये इसका कारण है। कारण ये भी पूछा जाता है। तो देखिए, पहला कारण कभी कभी ये भी होता था कि, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फल और जानवर जो है खाकर समाप्त हो जाता था, तो भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा देखिए यही कि अगर अपने शिकार के लिए वो हिरन या मवेशी का चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, और जानवरों का शिकार करने के लिए भी वो एक जगह से उसके पीछे पीछे जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तीसरा कारण ये था कि पेड़ और पौधों में फल और फूल अलग अलग मौसम में अलग अलग आते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि अलग अलग मौसम में जो है अलग अलग फल और फूल आते हैं। तो इसलिए लोग जो है उसकी तलाश में भी मौसम के अनुसार इलाके में अलग अलग इलाके में घूमते थे। कभी कभी क्या होता था, एक जगह का पानी ख़त्म हो जाता था, तो पानी के लिए जो है उन्हें दूसरी जगह भी जाना पड़ता था। तो ये कुछ 4 कारण है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि कभी स्टेटमेंट बेस्ड से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, जैसे देखिए, पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती है, जैसे कि पुरातत्वविद किन्हें कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो उन्हें कहते हैं हम, जो कि आपका जो कि अतीत की चीज़ों के जो अध्ययन करते हैं, तो उन्हें हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें जो वस्तुएं मिलती है ना, तो उसी से जो है वो ये निकालते हैं कि आरंभिक लोग जो थे वो क्या खाते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी, वो क्या क्या करते थे। तो ये जो जो भी चीज़ें हमें मिलती है अतीत के बारे में, तो उन्हीं से जो है जानकारी जो है इकट्ठा की जाती है। जैसे कि अगर आप देख सके, तो इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने के लिए हुआ होगा, या हड्डियाँ मांस काटने के लिए हुआ होगा, या जानवरों की खाल उतारने के लिए किया गया होगा। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, और कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो लकड़ी का उपयोग क्यों किया जाता होगा, तो हो सके खाना बनाने के लिए किया जाता होगा, या झोपड़ी बनाने के लिए किया जाता होगा। ठीक है, तो ये जो भी है, इस तरीके से हमें अतीत के बारे में जो है जानकारी मिलती है। जैसे पत्थर के औजार का उपयोग जो है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, या जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। जैसे कि पत्थर का औजार का ये जो देख सकते हैं आप, इसका उपयोग क्यों किया जाता होगा, तो हो सके इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता होगा, या किसी जानवर का खाल को से जो है वस्त्र बनाने या सिलने का काम ये सब किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं रहने के लिए जगह कौन कौन सा निर्धारित जगह है। यहाँ से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि पूरा स्थल है त्रिकोण वाले स्थान वो पूरा स्थल है जहाँ पर आखिर खाक संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी कई स्थान पे आखिर खाक संग्राहक रहते थे। तो मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिह्नित किए गए हैं, और कई पुरास्थल नदी और झीलों के किनारे स्थित है। जैसे कि ब्रुज हम देख सकते हैं, कोल्डी हवा देख सकते हैं, महागढ़ देख सकते हैं, भीमबेटका देख सकते हैं, चिरांद देख सकते हैं, दावार्जली हेडिंग देख सकते हैं, कोलकाता देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पुरास्थल है। जैसे पुरास्थल जो होता है ना, ये आपका जैसे पुरापाषाणिक युग होता है, नवपाषाणिक युग होता है, महापाषाणिक युग होता है, सब। ठीक है,
ये कुछ पुरापाषाण स्थल होता है। देखिए एक क्वेश्चन इसमें से आता है कि सबसे ज़्यादा जो घटित कहानियाँ हमें देखने को मिलती है वो कौन से युग में देखने को मिलती है, तो वो आपको पुरापाषाण काल में देखने को मिलती है। 90% जो रहता है ना जो भी घटना होती है वो आपका पुरापाषाण काल में ही घटित हुई है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो आता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कुछ आरंभिक गाँव हैं, जैसे कि इनाम गाँव, ये आरंभिक गाँव है, ठीक है। ये आधुनिक नगर, जैसे आधुनिक नंबर मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ये आपका आधुनिक नगर है, ठीक है। तो यहाँ से भीमबेटका के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, या कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि भीमबेटका कहाँ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कदराएं मिली है, और लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़े कि भीमबेटका जो है ये आपका मध्य प्रदेश में ये गुफा है, पूरा स्थल गुफा है। और यहाँ पे लोग इसलिए रहते होंगे क्योंकि वहाँ बारिश, धूप और हवा से बचने के लिए। और ये कहाँ है, तो नर्मदा घाटी के पास है, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां उनके पत्थर मिल सके। जैसे कि यहाँ पे देखिए शैल चित्रकला, इसमें एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, और इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, ठीक है। जैसे इन गुफाओं में जो है चित्र भी किया जाता था, यानी पत्थरों में चित्र भी की जाती थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके के चित्र जो है मिलता था। देखिए आखिर खाक संग्रह, अच्छा यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो पुरा स्थल है, पुरा स्थल उस स्थान को हम लोग कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन या इमारत जैसी कुछ अवशिष्ट चीज़ें हमें देखने को मिलती है, और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किए होंगे और बाद में उन्हें वो छोड़ गए होंगे। तो ये ज़मीन के ऊपर मिलता है या समुद्र के नीचे मिलता है, या कभी कभी समुद्र में या नदी के तल में भी मिलता है। और इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। नेक्स्ट है आपका आग की खोज। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे कि कुरनुल गुफा को ढूंढना है, ठीक है, जहाँ हमें क्या मिली है, राख की अवशेष मिली है। तो पूछा जा सकता है कि राख की अवशेष कहाँ मिला है, तो कुरनुल गुफा में मिला है। याद रखिएगा कुरनुल गुफा में राख की अवशेष मिला है। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग जो है वो आग से जलाना जो है सीख गए थे, और आग का इस्तेमाल वो किस कारण से करते होंगे, तो कई कारण से करते होंगे। हो सके मांस भूनने के लिए करते होंगे, प्रकाश के लिए करते होंगे, या खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते होंगे। तो ठीक है, ये सब रीज़न है कि वो आग का इस्तेमाल क्यों किया करते थे। अगर अब नेक्स्ट हम लोग जो देखें नाम और तिथियाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्व वेदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे आरंभिक काल को हम लोग पुरापाषाण काल कहते हैं। सबसे पुराना काल कौन सा है, पुरापाषाण काल है, ठीक है। आरंभिक काल को ही हम लोग पुरापाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्द यानी प्राचीन और पाषाण, ठीक है, इससे बना हुआ है। पाषाण मतलब पत्थर से होता है, ठीक है। और ये नाम जो है आपका पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल का समय अवधि पूछा जाता है, जो कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। देखिए 20 लाख, ठीक है, 20 लाख साल से पहले, सॉरी 20 लाख पहले से 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान जो आपका समय विधि थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 साल पहले के दौरान माना जाता है, और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि आरंभिक हो गया, मध्य हो गया, और पुरापाषाण काल हो गया। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको डिस्कस किए थे कि 99% जो कहानियाँ हैं वो इसी काल में घटित होती है, लेकिन हम गलती से 90% बोल दिए थे, लेकिन 99% होता है। उसके लिए सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे 90% हम गलती से उसमें बोल दिए थे, ठीक है ना। तो 99% कहानी जो होती है वो हमें इसी काल में घटित देखने को मिलती है। देखिए जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, देखिए ये जो समय जो है ना, समय अवधि, इसको याद रखिएगा कि पुरापाषाण काल का समय अवधि क्या है। तो ये आपका 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का काल को जो है हम लोग पुरापाषाण काल मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कितने प्रतिशत कहानियाँ, तो 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे जो पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे हम लोग मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। यहाँ पे पर्यावरण बदला हुआ था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मध्य पाषाण युग में
पर्यावरण बदलाव देखने को मिलता है। इसका समय लगभग जो है 12 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। अब समय अवधि क्या है, तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। और इस काल की पाषाण औजार आमतौर पे बहुत छोटे होते थे, मतलब जो आपका पत्थर के जो औजार मिलते थे ना, वो बहुत ही छोटे होते थे। इसलिए इस काल को हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं या लघु पाषाण भी कहते हैं। और इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों में की मुट्ठी लगे हंसिया और आरे जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अब देखिए इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोलिथ क्या है, माइक्रोलिथ इस लघु पाषाण को कहते हैं। लघु पाषाण किस में आता है, तो आपका इसी मध्य पाषाण काल में आता है। ठीक है, क्या हुआ था कि यहाँ पे जो आपका पत्थर के जो औजार हमें देखने को मिला वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसको हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं। तो इससे जो है जैसे कि औजार में जैसे हड्डी या लकड़ी के मुट्ठी जो है लगे रहते थे, और इसको हम लोग हंसिया और आरी कहते थे। ठीक है, और बहुत सारा औजार जो कि पूरा पाषाण काल में था वो अभी हमें मध्य पाषाण काल मतलब कि इस काल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको इसी को हम लोग मेसोलिथ कहते हैं। तो मेसोलिथ, मध्य पाषाण, माइक्रोलिथ और लघु पाषाण, ठीक है, ये सब एक ही है। इसको समय अवधि समझ में आ गया, 12,000 से लेकर 10,000 तक का। अगले जो युग की शुरुआत होती है वो 10 साल पहले से होती है, और इस नवपाषाण युग इसको हम लोग नवपाषाण युग कहते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ स्थानों के नाम दिए, अगले अध्याय में तुम्हें इसमें अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पूरा स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। अब बदलती जलवायु के बारे में देखते हैं। देखिए 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत ही बदलाव हुआ था या गर्मी बढ़ी थी। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि कई क्षेत्र में घास वाले जो मैदान जो है बनने लगे थे, और जैसे कि हिरन हुआ और अलग तरीके के जानवर जो कि घास खाकर जिंदा रहते थे, उनकी संख्या जो है बढ़ने लगी। ठीक है, तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी क्या हुआ, इनके पीछे आए और इनके खाने पीने का आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। और हो सकता है कि जब लोग इन जानवरों को पकड़ लिए तो अपनी ज़रूरत के अनुसार इनको पालने भी लगे, और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि इसमें किस तरीके से बदलाव हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका खेती और पशुपालन की शुरुआत। जैसे कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, तो जब लोग जो है अब पशुओं के बारे में जानने लगे तो उसे अब पालने लगे, और धीरे धीरे जब वो एक ही जगह पे रहने लगे ना, तो वो क्या कहते हैं, फसल भी जैसे कि गेहूँ हो गया, जौ हो गया, धान हो गया, इस तरीके से जो है वो धीरे धीरे उगाने लगे। इस तरीके से वो अस्थायी हो गए और क्या बन गए, कृषक बन गए। और जब वो जानवरों को भी जो है धीरे धीरे जो है जानवरों को भी ऐसे जानवरों को अपने पास पालने लगे जो कि घास खाकर जिंदा रहता है, तो इस तरीके से वो पशुपालक भी बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हम लोग का घरेलूकरण की प्रक्रिया। तो इसमें क्या चीज़ें देखते हैं कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। देखिए जो जंगली जानवर होते थे उससे तो वो जो जानवर को हम लोग पालते हैं वो बिल्कुल अलग रहता है। जैसे कि अगर हम लोग गाय और बकरी को पाल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लायन और टाइगर यानी शेर और मतलब कि शेर और लायन और टाइगर से तो डिफरेंट ही होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो ऐसे जानवरों को पालते हैं और ऐसे पौधों को पालते हैं जो कि जंगली पौधे से जो है अलग है। तो इसकी वजह ये है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। ठीक है, तो इसी के तहत वो जो है पौधे और जानवरों का चयन करते हैं पालने के लिए और कृषि मतलब कि उगाने के लिए। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर देखें तो उन पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। तो देखिए यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है कैसे पौधों को वो चुनते हैं। तो ऐसे पौधों को चुनते हैं जो कि बीमार कम होते हैं, जिनमें बीमारी होने की संभावना कम होती है, और ऐसे पौधों को चुना जाता है जिनसे का दाना जो रहता है ना वो बड़े बड़े अनाज पैदा करता हो। ठीक है, साथ ही जिनकी मजबूत टंडली जो है अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सकता है। तो ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर
रखा जाता है ताकि वो उससे फिर से उगाने के लिए उनका गुण जो है वो सुरक्षित हो सके। तो उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। तो ये तो छोटी सी कॉमन सी बात है कि हम उन्हीं जानवरों को पालते हैं जो कि अहिंसक होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हम देखते हैं कि पाले गए जो जानवर होते हैं तथा कृषि के लिए जो पौधे लगाया जाता है वो जो रहता है जंगली जानवर और जो जंगली पौधे होते हैं ना उससे बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे देखिए कुछ दांतों का फिगर दिया हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि ये प्रक्रिया जो है पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी और वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आती है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवरों में क्या आता है, कुत्ता आता है। याद रखिएगा सबसे पहले कौन सा जानवर को पालतू बनाया गया था, तो वो था कुत्ता। फिर बाद में इसका भेड़ और बकरी आया था। यानी सबसे पहले जो फसल था वो गेहूं था और जौ था, और सबसे पहले जो जानवर था जिसको पालतू बनाया गया था वो कुत्ता था, फिर भेड़ और बकरी था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हम लोगों का एक नवीन जीवन शैली है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो डियर आज का क्लास ना हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे और साथ में नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।